हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रिहान डनसेना। आप सभी का दिव्या क्लासेस में स्वागत है। आज के हम अपने इस वीडियो लेक्चर में लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वेतन भुगतान अधिनियम 1936 से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। यह इस वीडियो सीरीज का पहला भाग होगा। मैंने इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आप लोगों को लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए हम लोग अपने आज के इस वीडियो लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वेतन भुगतान अधिनियम किस तिथि को पारित किया गया था? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है, जिसमें से पहला है 23 अप्रैल 1936, दूसरा है 13 अक्टूबर 1936, तीसरा है 26 जनवरी 1936 और चौथा है 18 अक्टूबर 1936। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1936। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है वेतन भुगतान अधिनियम 23 अप्रैल 1936 को पारित किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 की धारा 3 के तहत कारखानों में वेतन भुगतान के लिए कौन जिम्मेदार है? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है, जिसमें से पहला है पर्यवेक्षण, दूसरा प्रबंधक, तीसरा ठेकेदार, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी प्रबंधक। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है वेतन भुगतान अधिनियम 1936 की धारा 3 के तहत कारखानों में वेतन भुगतान के लिए प्रबंधक जिम्मेदार है। हमारा अगला प्रश्न है, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 की धारा 3 के तहत रेलवे में वेतन भुगतान के लिए कौन जिम्मेदार है? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है, जिसमें से पहला है पर्यवेक्षण, दूसरा प्रबंधक, तीसरा रेल प्रशासन, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी रेल प्रशासन। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है जो रेलवे है उसमें वेतन भुगतान के लिए कौन जिम्मेदार रहेगा? रेल प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 की धारा 4 के तहत वेतन का भुगतान कितने दिनों के अंदर करना आवश्यक है? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है, जिसमें से पहला है 30 दिन, दूसरा है 45 दिन, तीसरा है 60 दिन और चौथा है 1 साल। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 30 दिन। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है वेतन भुगतान अधिनियम 1936 की धारा 4 के तहत वेतन का भुगतान 30 दिनों के अंदर करना आवश्यक है। हमारा अगला प्रश्न है, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 की धारा 5 के तहत 1000 से कम कर्मचारी वाले उपक्रमों में वेतन का भुगतान अंतिम तिथि से कितने दिन के अंदर किया जाएगा? तो हमारे पास यहाँ चार ऑप्शन है, जिसमें से पहला है 7 दिन, दूसरा है 10 दिन, तीसरा है 15 दिन, चौथा है 30 दिन। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए 7 दिन। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है वेतन भुगतान अधिनियम 1936 की धारा 5 के तहत ऐसे उपक्रम जिसमें कर्मचारियों की संख्या 1000 से कम हो, तो वहाँ पर वेतन भुगतान अंतिम तिथि से कितने दिनों के अंदर करना आवश्यक है? 7 दिनों के अंदर करना आवश्यक है। इसमें आप लोग को एक चीज़ और याद रखना है, यदि बोला जाएगा कि धारा 5 के तहत ऐसे उपक्रम जिसमें 1000 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, तो वहाँ पर वेतन का भुगतान अंतिम तिथि से कितने दिनों के अंदर किया जाएगा, ऐसा पूछा जाएगा तो आप लोग को लेना है 10 दिन। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, 1000 से अधिक यदि यहाँ पर कर्मचारी कार्यरत हैं तो वेतन का भुगतान अंतिम तिथि के 10 दिन के अंदर होगा, और यदि 1000 से कम कर्मचारी हैं तो वेतन का भुगतान 7 दिन के अंदर किया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ दोनों डिफरेंस आप लोग को अच्छे से याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न है, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 की धारा 5 के तहत यदि किसी व्यक्ति की नियोजन नियोजक द्वारा या उसकी ओर से पर्यवसित की जाती है तो बचे हुए वेतन का भुगतान कब तक किया जाएगा? तो आप लोग को यहाँ पर पर्यवसित का मतलब समझना है, और पर्यवसित का मतलब होता है समाप्त। क्या होता है इसका मतलब? समाप्त। तो आप लोग को याद रखना है, यदि किसी व्यक्ति की नियोजन नियोजक द्वारा समाप्त की जाती है या फिर स्वयं द्वारा समाप्त की जाती है, तो उसका जो बचा हुआ भुगतान है वो कब तक दिया जाएगा, इसमें ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो हमारा जो सही उत्तर होगा इन चार ऑप्शन में से वो है ऑप्शन बी, दूसरे कार्य दिवस के अवसान पूर्व, मतलब 2 दिन के अंदर
जो उसका बचा हुआ भुगतान है उसको देना अनिवार्य है। हमारा अगला प्रश्न है, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के किस धारा में जुर्माना संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है, जिसमें से पहला है धारा 5, दूसरा है धारा 6, तीसरा है धारा 7 और चौथा है धारा 8। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, धारा 8। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 की धारा 8 के तहत जुर्माना संबंधी प्रावधान का उल्लेख मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 की धारा 8 के तहत किसी मजदूर के लिए जुर्माना एक मजदूरी कालावधि के लिए प्राप्त वेतन से कितना प्रतिशत अधिक नहीं होना चाहिए? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है, पहला है 2%, दूसरा है 3%, तीसरा है 5% और चौथा है 8%। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 3%। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 की धारा 8 के तहत किसी मजदूर के लिए जुर्माना एक मजदूरी कालावधि के लिए प्राप्त वेतन से 3% से अधिक नहीं होना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के तहत जुर्माने की वसूली जुर्माने की तिथि से कितने दिनों के अंदर ली जाएगी? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है, पहला है 10 दिन, दूसरा है 15 दिन, तीसरा है 30 दिन, चौथा है 60 दिन। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 60 दिन। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, इस अधिनियम की जो धारा 8 है उसके तहत जुर्माने की जो वसूली है वो जिस दिन से जुर्माना लगा है उसके 60 दिवस के अंदर वसूला जाएगा और 60 दिवस के बाद ऐसा जुर्माना वसूला नहीं जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, इस अधिनियम के तहत कितने वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है? तो देखिए, जो धारा 8 है उसका संबंध जुर्माना से है और इसमें विभिन्न प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, तो इसी प्रावधानों में से एक है कि यदि किसी व्यक्ति जिसकी आयु 15 वर्ष से कम है उसको जुर्माना नहीं लगाया जा सकता है, तो इसलिए हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, 15 वर्ष। इसके अलावा आप लोग को धारा 8 में और क्या याद रखना है, जो वसूली है जुर्माने की वो 60 दिवस के अंदर की जाएगी और आपको क्या याद रखना है, जो जुर्माना है वो एक मजदूरी काल अवधि में जो प्राप्त वेतन है उसका 3% से ज़्यादा नहीं होगा। हमारा अगला प्रश्न है, यदि 10 या अधिक व्यक्ति एक साथ बिना किसी सूचना के और बिना किसी उचित कारण के कर्तव्य के लिए अनुपस्थित रहते हैं तो नियोक्ता द्वारा उनके अधिकतम कितने दिनों का वेतन काटा जा सकता है? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है, पहला है 6 दिन, दूसरा 7 दिन, तीसरा 8 दिन, चौथा 10 दिन। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 8 दिन। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, यदि 10 या अधिक व्यक्ति एक साथ बिना किसी सूचना के और बिना किसी उचित कारण के कर्तव्य के लिए अनुपस्थित रहते हैं तो नियोक्ता द्वारा उनके अधिकतम 8 दिनों का वेतन काटा जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के अनुसार वेतन भुगतान से संबंधित रजिस्टर और अभिलेखों को अंतिम प्रविष्टि से कब तक सुरक्षित रखा जाता है? तो हमारे पास यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पहला है 1 वर्ष, दूसरा है 2 वर्ष, तीसरा है 3 वर्ष और चौथा है 7 वर्ष। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 3 वर्ष। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के अनुसार वेतन भुगतान से संबंधित जो रजिस्टर और अभिलेख हैं उनको अंतिम प्रविष्टि से 3 वर्ष तक सुरक्षित रखा जाएगा। और आप लोग को याद रखना है, वेतन भुगतान से संबंधित रजिस्टर और अभिलेखों को कौन से धारा के तहत सुरक्षित रखा जाएगा? तो 13 का। ठीक है, धारा 13 का के तहत उसको 3 वर्षों तक सुरक्षित रखना अनिवार्य है। हमारा अगला प्रश्न है, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 की धारा 14 के अनुसार निरीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है, पहला है मुख्य सचिव, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा राज्यपाल और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, राज्य सरकार। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, वेतन भुगतान अधिनियम 1936 की धारा 14 के अनुसार निरीक्षक की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।
हमारा अगला प्रश्न है, मजदूरी में हुई कटौती या मजदूरी भुगतान में हुए विलंब के कारण उपजी विवाद के सुनवाई के लिए नियुक्त प्राधिकारी कौन हो सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं। पहला है कर्मकार प्रतिकर आयुक्त, दूसरा है सिविल न्यायालय के न्यायाधीश, तीसरा है औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारी और चौथा है श्रम आयुक्त। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 1 2 3 4। ये चारों ही क्या हो सकते हैं, प्राधिकारी नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, मजदूरी में हुई कटौती या मजदूरी भुगतान में हुए विलंब के कारण उपजी विवाद की सुनवाई के लिए कौन प्राधिकारी बन सकते हैं। कर्मकार प्रतिकर आयुक्त, सिविल न्यायालय के न्यायाधीश, औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारी और श्रम आयुक्त। ये सभी क्या बन सकते हैं, प्राधिकारी बन सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मजदूरी में हुई कटौती या मजदूरी भुगतान में हुए विलंब के कारण उपजी विवाद की सुनवाई के लिए नियुक्त प्राधिकारी जो कि सहायक श्रम आयुक्त है। तो सहायक श्रम आयुक्त को कितने वर्ष का अनुभव आवश्यक है। ठीक है, तो हम लोग को बताना है यदि यहाँ पर जो विवाद की सुनवाई के लिए नियुक्त प्राधिकारी किनको बनाया गया है, सहायक श्रम आयुक्त को, तो उनके पास कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए ये हम लोग को बताना है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन है और इन 4 ऑप्शन में जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 2 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पर सहायक श्रम आयुक्त को यहाँ पर सुनवाई के लिए प्राधिकारी बनने के लिए कितने वर्ष का अनुभव आवश्यक है, 2 वर्ष का अनुभव आवश्यक है। हमारा अगला प्रश्न है, मजदूरी में हुई कटौती या मजदूरी भुगतान में हुए विलंब के कारण उपजी विवाद की शिकायत के लिए आवेदन इस घटना के कितने समय के अंदर करना आवश्यक है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है 1 माह, दूसरा 6 माह, तीसरा 12 माह और चौथा है 24 माह। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, 12 माह। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, मजदूरी में हुई कटौती या मजदूरी भुगतान में हुए विलंब के कारण उपजी विवाद की शिकायत के लिए आवेदन कितने दिनों या फिर कितने माह के अंदर करना चाहिए। तो 12 माह के अंदर आवेदन करना आवश्यक है। हमारा अगला प्रश्न है, मजदूरी में हुई कटौती या मजदूरी भुगतान में हुए विलंब के कारण उपजी विवाद की शिकायत के रजिस्ट्रीकरण के कितने समय के अंदर प्राधिकारी द्वारा इस विवाद का निपटारा किया जाएगा। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है 1 माह, दूसरा 3 माह, तीसरा 12 माह और चौथा है 24 माह। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, 3 माह। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, मजदूरी में हुई कटौती या मजदूरी भुगतान में हुए विलंब के कारण उपजी विवाद की शिकायत के रजिस्ट्रीकरण के 3 माह के अंदर प्राधिकारी द्वारा इस विवाद का निपटारा किया जाना आवश्यक है। हमारा अगला प्रश्न है, नियोजक के विरुद्ध कितने रुपये से अधिक मुआवजा की मांग होने पर उनके द्वारा विवाद की सुनवाई कर रहे प्राधिकारी के फैसले के विरुद्ध अपील की जा सकती है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है 300 रुपये, दूसरा है 200 रुपये, तीसरा है 50 रुपये और चौथा है 10 रुपये। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 300 रुपये। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, नियोजक के विरुद्ध 300 रुपये से अधिक मुआवजा की मांग होने पर उनके द्वारा विवाद की सुनवाई कर रहे प्राधिकारी के फैसले के विरुद्ध अपील की जा सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, मजदूर के विरुद्ध आए फैसले में कितने रुपये से अधिक मुआवजा की मांग होने पर उनके द्वारा विवाद की सुनवाई कर रहे प्राधिकारी के फैसले के विरुद्ध अपील की जा सकती है। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, 20 रुपये। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है, मजदूर के विरुद्ध आए फैसले में जो 20 रुपये से अधिक मुआवजा की मांग होने पर उनके द्वारा विवाद की सुनवाई कर रहे प्राधिकारी के फैसले के विरुद्ध अपील की जा सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, मजदूरी में हुई कटौती या मजदूरी भुगतान में हुए विलंब के कारण उपजी विवाद का फैसला प्राधिकारी द्वारा देने पर उससे संबंधित अपील कितने दिनों के अंदर किया जाएगा। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है और इन चारों ऑप्शन में जो हमारा सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, 1 माह। ठीक है, 1 माह मतलब 30 दिन। तो आप लोग को याद रखना है, मजदूरी में हुई कटौती या मजदूरी भुगतान में हुए विलंब के कारण उपजी विवाद का फैसला प्राधिकारी द्वारा देने पर उससे संबंधित अपील 30 दिनों के अंदर किया जाएगा।
हमारा अगला प्रश्न है, मजदूरी में हुई कटौती या मजदूरी भुगतान में हुए विलंब के कारण उपजी विवाद का फैसला प्राधिकारी द्वारा देने पर उससे संबंधित अपील कहाँ किया जाएगा। तो हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है जिला न्यायालय, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा राज्यपाल और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, जिला न्यायालय। ठीक है, और ये अपील कितने दिनों के अंदर करना चाहिए? 30 दिन के अंदर यह अपील करना चाहिए। तो यह था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने लेबर इंस्पेक्टर एग्जाम के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वेतन भुगतान अधिनियम 1936 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखा है। यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।